स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। आर्थिक का मतलब किस तरह से पैसे रुपए यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ से लिए, लूटे, लेकर गए। क्या ऐसी नीतियां बनाई, किस तरह से वो लोग यहाँ से सामान का, भारत के पैसे का किस तरह से उन लोगों ने यहाँ से निकासी किया और लेकर चले गए। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नौरोजी वाला, लेकिन इस क्लास में हम लोग बस समझेंगे किस तरह से उन लोगों ने निकाला। तो जरा समझिए, शुरुआत में जब तक बंगाल उनके कंट्रोल में नहीं था, अंग्रेज क्या करते थे? पैसा लेकर आते थे, यहां से सामान खरीदते थे और लेकर जाते थे। पैसा कहां से आता था? ब्रिटेन से। या जो भी व्यापारी, जैसे फ्रांस के व्यापारी आए, पैसा कहां से लाए? फ्रांस से। वहां से लेकर आए और फिर यहां से सामान खरीदे, मसाले खरीदे, सूती वस्त्र खरीदे, ये सब खरीदे और लेकर गए। बाद में जब बंगाल उनके कब्जे में आ गया और अलग अलग भू राजस्व व्यवस्था अपनाने लगे, वहीं से लूटाई चालू कर दी है। और उन्हीं के लूटे हुए सामान से क्या करते थे? अलग अलग जाकर सामान खरीदते थे, लूटे पैसे लूट लेते थे। कैसे? अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए तीन चार भाई हों, उसमें से एक दो अमीर हो, एक दो कुछ अलग कार्य करते हो। कोई व्यक्ति आया, अमीरों से पैसा लूटा। पहले वो आता था इनके यहाँ पैसे लेकर, कोई व्यापारी आता था, देखता था, इनके यहाँ सामान खरीद के ले जाता था। बाद में उन लोग का धन देखा, लालच हुआ, इनका पैसा बड़े वाले का लूटा, उसी से जाके छोटे वाले से सामान खरीद लिया। उसका तो कुछ नहीं लगा, लेकिन किसी एक की लुटाई तो हुई ना। ठीक ऐसे ही समझिए कि भारत में जब वो बंगाल में अपना सत्ता स्थापित कर लिए, वहां पे कंट्रोल कर लिए, तो उसके बाद से वो किए क्या? वो वहीं से भू राजस्व की राशि वसूलते थे, टैक्स में चोरी करते थे। भाई जब अब तो उन्हीं का हो गया तो टैक्स काहे का देना, है ना? जब कहा जाता है ना कि अपने घर का ही व्यक्ति कोतवाल हो तो फिर काहे का डर, इस तरीके के गाने भी बने हैं, है ना? तो अब मान लीजिए वहीं से उन्हीं की चल रही है, तो टैक्स तो देना नहीं। ऊपर से वहां के जो हस्तकरघा, जैसे हस्त निर्मित जो कला जो बनाई जाती थी और जो सूती वस्त्र बनाए जाते थे, उनकी लुटाई करने लगे। लुटाई करने लगे किस तरह से? जैसे मान लीजिए एक सूती वस्त्र को बनाने में 100 रुपया लग रहा है कॉस्ट, ठीक? पहली बात को पैसा ना ला नहीं रहे हैं, वहीं से भू राजस्व की राशि मिल रही है और उससे क्या करने लगे? उसी से ये 100 रुपए का सामान है तो इसमें भी मान लीजिए 50 रुपए देते थे। अब लोग मजबूर होने लगे, इसलिए कई लोगों ने क्या किया, यहां पर जो अपने हाथ से कुछ वस्त्र बनाते थे, अलग अलग चीजें बनाते थे, रेशमी वस्त्र बनाते थे, उनको बनाना ही छोड़ दिया। अब बनाना छोड़ दिया तो क्या हुआ? एक कारण और भी था। जब यहां से सामान लेकर जाते थे तो वहां पर कम दाम पे बेचने लगे, क्योंकि यहां उनका पैसा तो लग नहीं रहा, कंपनी का पैसा तो लग नहीं रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहीं से सामान उठाया, यहीं से पैसा लिया, यहीं सामान उठाया, ले जाकर वहां बेच दिया। अब वहां के जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, वो तो उनका सामान नहीं बिकता था, क्योंकि इन लोगों ने अपने सामान सस्ते कर दिए। हाल ये हो गया कि वहां तक सामान जाते जाते वहां के सामान, सूती वस्त्र भारत के जब वहां पर गए तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी और वहां के वस्त्रों को वो लेना ही लोग बंद कर दिए। बाद में वहां के व्यापारियों ने जाकर और वहां के राजा के ऊपर दबाव बनाया, संसद में दबाव बनाया, वहां पर राजा के ऊपर दबाव बनाकर कहा कि भाई आप लोग इनको रोको, भारतीय वस्त्र यहां नहीं आने चाहिए। वहां पर एक लॉ लाया गया और 1720 में, 1720 में कह दिया गया कि भाई, 1720 में ही कह दिया गया कि अब सूती वस्त्र नहीं आएंगे और रेशमी वस्त्र भी नहीं आएंगे। हालांकि ये लोग पहुंचाते रहे, वो बात अलग है, लेकिन लॉ ला दिया गया क्योंकि वहां के व्यापारियों को संतुष्ट करना था। ठीक। अब इसी में एक तरह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जब वो जीतते गए, भारत को के अलग अलग क्षेत्रों को जीतते गए, बंगाल जीते, इधर मराठाओं का क्षेत्र ले लिए, हैदराबाद का क्षेत्र ले लिया, उसके बाद से मैसूर का क्षेत्र ले लिया, अलग अलग क्षेत्रों को वो लोग जीत गए तो उनका कंट्रोल उस पर हो गया। यहीं से बात आती है उपनिवेश की, कि भारत उनका क्या बन गया? अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया।
अब देखिए उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश बन गया। और ये उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश ऐसे समझिए, ये दो देश हैं, ये दो देश हैं। एक कोई शक्तिशाली देश है जिसके पास शक्ति ज्यादा है, एक वाले के पास शक्तिशाली देश है, दूसरा थोड़ा कमजोर देश है। जिसके पास शक्ति ज्यादा है उसने क्या कर दिया, यदि कमजोर देश के राजनीतिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक इन सब गतिविधियों पर कोई शक्तिशाली देश यदि कंट्रोल करना चालू कर दे, तो यह समझिए कि ये 2 नंबर वाला जो देश है, ये 1 नंबर वाले देश का क्या कहा जाएगा, उपनिवेश। मतलब जैसे मान लीजिए अभी के समय में ऐसे समझिए, जैसे एक अमेरिका है, अब वेनेजुएला या ऐसा कोई भी देश मान लीजिए, उस देश के ऊपर क्या कर ले, पूरी तरह से कंट्रोल कर ले। अब कंट्रोल कर लेगा तो अब राजनीतिक समझिए, राजनीतिक मतलब क्या करेगा, वहां पर कौन प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, ये कौन तय करेगा, मजबूत देश मतलब अमेरिका तय करेगा। किससे उसका व्यापार करना है, किसका नहीं करना, ये कौन तय करेगा, अमेरिका तय करेगा। ऐसे ही उसके सांस्कृतिक मतलब पहनावा जो भी है, उसका बोलचाल की भाषा, पढ़ाई लिखाई, ये सब सारी चीजें सांस्कृतिक होती हैं। क्या मनाना है, त्योहार वगैरह, ये सब चीजें मतलब ये प्रभावित करने लगे अंग्रेज। ऐसे ही तो भारत के ऊपर होने लगा, तो अंग्रेजों का क्या बन गया, भारत उपनिवेश। अब इससे इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि यदि कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के किसी कमजोर देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूरी तरह से अपने अंदर कंट्रोल में ले ले, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था यदि अपने कंट्रोल में ले ले, तो क्या कहा जाएगा कि यह मजबूत शक्तिशाली देश का क्या है, उपनिवेश है। और यह सोच क्या कहलाती है, यह विचार क्या कहलाती है, उसमें वाद जोड़ दीजिए, उपनिवेशवाद। वाद क्या होता है, ये विचार है। कहीं पर भी वाद लग गया, वो विचार है। जैसे माओवाद, माओ के विचार का धारा जो है, तो वाद क्या हो गया, विचारधारा। तो ऐसी विचारधारा जो यह सोचती थी कि हम किसी देश पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लें, उसके आर्थिक संसाधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर ले, उसके राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उस पर नियंत्रण कर ले, उसके सांस्कृतिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण कर ले, तो यह क्या कहलाएगा, यह उपनिवेशवाद कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इस उपनिवेशवाद के 3 चरण थे। इस उपनिवेशवाद के 3 चरण थे। 3 चरण मतलब अलग अलग समय में अंग्रेजों ने अलग अलग पॉलिसीज अपनाई। कैसे अपनाई जरा समझिएगा। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। ये क्या है कि चरण। एक रजनीपाल दत्त जी थे, उन्होंने इसके 3 चरण बताए। कार्ल मार्क्स ने भी इसके 3 चरण बताए कि किसी भी उपनिवेशवाद के 3 चरण होते हैं। इन्होंने भी बताया 3 चरण। अब इन 3 चरणों में देखिए क्या होता है, ये पीसीएस में पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है, आरओ में पूछा जाता है, हो सकता है असिस्टेंट कमांडेंट में भी पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाता है, और कई बार यूपीएससी में भी यह पूछ लिया जाता है। कब से कब तक था उसका टाइम फ्रेम लिख देता हूं, फिर उसके बाद से एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे वाणिज्यिक पूंजीवाद कब से कब तक था, 1757 टू 1813, और दूसरा 1813 टू 1860, और तीसरा आफ्टर 1860, जो उन लोगों ने नीतियां पॉलिसीज अपनाई उसको बोला जाता है।
अब जरा समझिए वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या था। 1757 ही मैंने क्यों लिखा? 1757 में ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि उस समय उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने बंगाल में लुटाई चालू कर दी और पूरा बंगाल उनके कब्जे में कब आ गया था? 1765 में। पूरा 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत पूरा बंगाल जो है किसके कंट्रोल में आ गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास। अब यहां से क्या करने लगे वो? धन लूटने लगे और धन ले जाकर इसी से, इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले अपना पैसा लेकर आते थे। अब उसके बाद 1757 के बाद से क्या करने लगे? यहीं के पैसे से यहीं का सामान लेते थे और बाहर भेजने लगे। यह उपनिवेशवाद के कौन सा चरण था? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। और ये कब तक चला? 1813 तक। अब इससे क्या होने लगा? यहां के हस्तशिल्प उद्योगों की गिरावट हो गई। हस्तशिल्प उद्योग थोड़े बहुत गिरने लगे, लेकिन सबसे अधिक किसमें गिरे? औद्योगिक पूंजीवाद में। अभी देखते हैं। ये गिरावट चालू हो गई। इससे क्या होने लगा? वहां से किसानों की स्थिति बहुत दयनीय होने लगी और अंग्रेज जो कि पहले पैसे लेके आया करते थे, अब यहीं से पैसे की निकासी करके यहीं का सामान खरीदने लगे। ये था वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। इसके बाद से आया औद्योगिक पूंजीवाद। अब देखिए इसमें टाइम फ्रेम क्या दिया हुआ है 1813। क्यों 1813 ही लिखा गया है? क्योंकि इस समय ब्रिटेन में एक पॉलिसी आई थी जिसको बोला गया था फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी ये पूछा जाता है सीधे सीधे, कई बार आरओ वगैरह में पूछा गया है, पीसीएस वगैरह में। कब आई थी? 1813 में। इसको मुक्त व्यापार की नीति भी कहा जाता है। मुक्त व्यापार की नीति क्या थी इस नीति में? मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। मतलब क्या? 1813 तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक तरह से अधिकार था, वही यहां पर सब अपना व्यापार वगैरह देखती थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1813 के बाद से क्या हुआ? ब्रिटेन में कच्चे माल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। कैसे? जरा समझिए। इस तरह से कि यहीं से पूंजी लगाकर, यहीं की पूंजी से आप जब सामान वहां पर ले जाकर बेच रहे हैं तो फायदा तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि आपको लगाना कुछ नहीं पड़ा। तो वहां पर कुछ लोग जो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो बड़े बड़े ओहदेदार थे, उनके पास हो गई पूंजी ज्यादा। अब जब पूंजी ज्यादा हो गई तो किसी के पास पैसे ज्यादा रहता है तो वो क्या करता है? वो कोई ना कोई बिजनेस चालू करता है ना। अब उस समय का बिजनेस था कि वो लोग फैक्ट्री खोले, बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल दिए। और इस पूंजीवाद के चरण में भारत में की सबसे ज्यादा लूट हुई। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भारतीय सामान पर इतना ज्यादा इंपोर्ट टैक्स लगा दिया कि भारतीय सामान वहां महंगे होने लगे। अब भारतीय सामान वहां महंगे होने लगे तो महंगा सामान कोई लेगा क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए मैंने स्पेक्स लगाया हुआ है, एक चश्मा लगाया हुआ है, ठीक ऐसा ही चश्मा इंडिया में भी बने और ऐसा ही चश्मा अगर ब्रिटेन से आए, एकदम सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम, और ये अगर सस्ता अगर यहां मिल रहा है तो कोई भी कहां का प्रेफर करेगा लेना? भारत का। बाहर का सामान क्यों ही लेगा? जब सेम चीज, सेम पेन, एक पेन है, मान लीजिए सेम पेन, सब कुछ क्वालिटी वगैरह सब सेम, अगर वहां से क्या होने लगे कि अगर बाहर का अगर जो सामान आ रहा है वो महंगा रहेगा तो हम बाहर वाला क्यों ही लेंगे, हम सस्ता वाला लेंगे भाई। अब ब्रिटेन में भारत के सामान महंगे होने लगे, वहां कोई खरीदता ही नहीं था। उन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। आयात कर जिसको बोलते हैं, आयात कर वहां पर लगता है कि जैसे इंपोर्ट टैक्स, कि जैसे मान लीजिए हम कोई सामान मंगवा रहे हैं, उस पर एक टैक्स लगता है, जो देश मंगवाता है वो लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि उसके देश में जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका सामान और वो कंपीट कर पाए। नहीं तो अब चाइना पर भी लगता है। अब नहीं तो ये समझिए कि चाइना का सामान अगर हम लोग टैक्स न लगाएं तो इतने सस्ते हो जाएंगे कि भारत में निर्मित सामान बिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा सस्ते हैं। यही हाल हुआ भारतीय सामानों का ब्रिटेन में। ब्रिटेन में भारत के सामान बहुत ज्यादा महंगे होने लगे, तो वहां पर भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था उसके सामान बिक्री वहां पर नहीं होता था। और यहां पर
वो लोग लुटाई तो करते ही थे। अब इसके साथ साथ और भी चीजें हुई। वो लोग ब्रिटेन में उस समय औद्योगिकरण हुआ। ये देखिए, औद्योगिक पूंजीवाद है ना, उसमें औद्योगिकरण हुआ, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, इन खूब सारी इंडस्ट्री खुल गए वहां पे। अब इंडस्ट्री खुलेगी तो उसमें कुछ सामान भी तो चाहिए होगा, तभी तो बनाएंगे। रॉ मटेरियल चाहिए ना। जैसे मान लीजिए, अगर उनको लोहे का कोई आइटम बनाना है तो उनको रॉ मटेरियल लोहा लोहा तो चाहिए ना, तभी तो कुछ बनाएंगे। अब वो लोग क्या करते थे, भारत को एक तरह से, पूरी तरह से वो बस ये समझने लगे कि हमें यहां से कच्चे माल लेने हैं। कच्चे माल ले जाकर वहां भेजते थे, और वहां पर क्या होता था, उन सामानों से अलग अलग चीजें निर्मित की जाती थी। ठीक ऐसे ही यहां से वो लोग क्या करते थे, कॉटन वो लोग लेते थे और वहां पर जाकर कपड़े बनाए जाने लगे। यहाँ से के जो निर्मित वस्त्र थे वो नहीं बनाए जाते थे। अब क्या हुआ, जो लोग ये कार्य करते थे, हस्तशिल्प उद्योग, जैसे मान लीजिए कोई कॉटन के कपड़े बना रहा है, वो लोगों का जब सामान बिकेगा ही नहीं तो कब तक बिजनेस करेंगे। वो लोग छोड़कर कृषि पर निर्भर हो गए। सोचे कि इससे बढ़िया तो हम खेती ही करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि वहां के जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहां पर इनको इतना तंग करने लगे कि बुनकरों ने तो अपने अंगूठे तक काट लिए। कहे कि ना ले, अब हम बना ही नहीं पाएंगे, है ना। कहे कि लो, हमारा तो अंगूठा ही कट गया, हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग ज्यादती करके इनसे सामान लेते थे कई बार। तो ये कंडीशन हो गई, तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगा और ब्रिटेन में पूंजी बढ़ने लगी, और इतनी संपत्ति बढ़ गई, इतनी संपत्ति बढ़ गई कि मतलब वहां पे वो लोग अब रख भी नहीं पा रहे थे, कहां रखें, क्या करें इसका, है ना। ये कंडीशन हो गई कुछ लोगों के पास। आगे फिर वही पैसा लगेगा वित्तीय पूंजीवाद में, हम लोग देखेंगे ये सब चीजें होने लगी। तो कुल मिला जुलाकर ये पैसा सब जा कहां से रहा था, भारत से ही। अब उनकी चीजें और भी थी, भारत को एक बाजार भी बनाना था। अब इसी चरण में आप लोग देख रहे हैं, ये सब सारी चीजें इसी में है। भारत को एक बाजार भी बनाना था, एक ऐसा सोच, जैसे हम लोग उपनिवेशवाद पढ़ रहे थे ना, उपनिवेशवाद हम लोगों ने क्यों इसका नाम लिया था, क्योंकि भारत से सामान तो लेके जा रहे थे, उन्हीं सामानों को बनाकर भारत में बेच रहे थे। अब भारत में बेच रहे थे तो उसके लिए खरीदार तो चाहिए ना भारत में। तो वो लोग साथ ही साथ एक वर्ग ऐसा भी तैयार कर रहे थे जो ब्रिटिश के सामानों को कहे, वाह वाह, ये तो बताओ, मतलब बाहर का है, ब्रिटेन से आया है, कितना अच्छा सामान है, और वो पहनकर थोड़ा सा हम एलिट दिखें, हम अंग्रेजों के साथ रहते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं। इसी क्रम में अंग्रेजी शिक्षा भी चालू हुई। हम लोग पढ़ेंगे आगे शिक्षा नीति में उन लोगों ने किस तरह से बदलाव किया, 1813 के ही बाद क्यों बदलाव किया, देखेंगे हम लोग। उस समय 1813 के बाद से किस तरह से वार्षिक शिक्षा पर 1 लाख रुपया उन लोगों ने खर्च करना शुरू किया, पूरे भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए वर्ष वर्ष में उन लोगों ने अपनी पूरी बजट बनाया था उन लोगों ने। तो ये सब चीजें किसमें चालू हुई, औद्योगिक पूंजीवाद में। कुल मिलाकर इस पूंजीवाद के इस चरण के अंतर्गत बस ये था कि ज्यादा से ज्यादा यहां से कच्चे माल लो, ब्रिटेन भेजो, और यहां पर एक मजदूर वर्ग रहे। मजदूर वर्ग रहे तो क्या करेगा, मजदूरी करेगा, ये सब काम करके हमारे लिए देगा और हम उसको लेकर वहां भेजेंगे। इसी क्रम में रेलवे का भी विकास हुआ, इसी क्रम में कॉटन, ये क्या बोलते हैं, नील, इन सब चीजों के भी, जैसे बागानों का भी, चाय के बागानों का भी प्रचलन, ये सब चीजें बढ़ने लगी। रेलवे का भी विकास इसी चरण में हुआ। देखिए 1860 तक चला, इसके पहले ही रेलवे का विकास हो गया था। क्यों हुआ, क्योंकि रेलवे का विकास ही उन लोगों ने ये किया कि हम लोग कच्चे माल को ढोकर ले जाकर पोर्ट तक लेते जाए, इसलिए उन लोगों ने रेलवे का विकास किया। मतलब कुल मिला जुलाकर उन लोगों ने जो कार्य किए वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए किए, जिससे उनका फायदा हो, इसलिए उन्होंने ये कार्य किए। अगला, अब उनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया, अब इस पैसे को कहां लगाएं। अब उन लोगों ने फिर उस पैसे का निवेश किया, कहां, भारत में ही। किसमें, किन चीजों में निवेश किया भाई, वित्तीय पूंजीवाद का किस किस में निवेश किया। अब देखिए, यहां पर इस समय क्राउन का शासन आ गया। इसके पहले जो कुछ भी यहां पे चलता था किसका रहता था, 1857 के पहले बाकी वहां के कंपनी का रहता था सारी चीजें। कंपनी के बाद किसका शासन हो गया, क्राउन का। हम लोग 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे। अब यहां पर रेलवे का विकास करना था, ऐसा तो है नहीं कि बस कुछ जगहों पे बिछा दिए आप। 1857 की क्रांति भी आप लोगों को
थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, आप पूरा डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे 1857 में क्रांति हुई थी, अलग अलग जगहों पर विद्रोह होने लगे थे। अब विद्रोह को कुछ चलने के लिए भी इनको रेलवे की आवश्यकता पड़ी, तो इन लोगों ने अपने उस पैसे का निवेश किया भारत में, भारत में निवेश किया। साथ ही साथ कहे कि भारत में इस समय नहरों का जाल होना चाहिए, तो नहर हम बनवाएंगे। अंग्रेज ही बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कर्ज लेकर बनवा रहे हैं। किससे? खुद से ही। मतलब ये समझिए, अंग्रेज कहां पे बैठे हैं? मान लीजिए ब्रिटेन है, ये भारत है, भारत तो खैर बड़ा था, मान लीजिए ब्रिटेन से पैसा भारत में काम करना है, मान लीजिए उनको नहरें बनवानी है या रेलवे का विकास करना है, तो ये कहते थे कि आखिर में ये बनेगा कैसे? इसके लिए पैसे की जरूरत है। पैसा कहां से आएगा? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में भी कौन थे? वही अंग्रेज थे। तो भारत के नाम पर खुद से ही कर्ज लेकर देते थे। कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे कोई पैसा मांग ले, रिलेशन में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि कोई पैसा मांग ले उससे, तो क्या होता है, वो कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, लेकिन एक काम करता हूं, एक मेरा दोस्त है, वो कुछ परसेंट पे तुम्हें दे देगा पैसा। पैसा लेंगे वही, लेकिन दोस्त का नाम लेकर क्या करेंगे, उसको पैसे दे देंगे। ठीक ऐसे ही समझिए अंग्रेजों को। अंग्रेज क्या किए, कहे कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, हम देंगे। किससे देंगे? कर्ज लेकर देंगे। कहां से? हम अपने यहां से, ब्रिटेन से ही। भारत का पैसा ही ले जाकर वहां पे लगाए हैं और उससे भारत को ही कर्ज दे रहे हैं, वो भी महंगे इंटरेस्ट रेट पे, और फिर उस कर्ज को भर भी रहे हैं। किससे? भारत के मिले हुए पैसे से। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, रेलवे में उन लोगों ने जो पैसा लगाया, अब देखिए पैसा यहीं से गया है, अब उन लोगों ने रेलवे में निवेश किया और 5% इंटरेस्ट उस पर लिया कि हम रेलवे बना रहे हैं, जितना हम खर्च करेंगे उसका 5% लेंगे। उन लोगों ने 5% रेलवे में से इंटरेस्ट लिया। ठीक इसी तरह से नहरों का जाल उन्होंने बनवाया और उसमें भी वो सरकारी पैसे से बनवाए। सड़कें, रेलवे, जितनी सारी चीजें हुई वो वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत हुई। इसी में बड़े बड़े कोल माइंस वगैरह, जितने भी बड़े बड़े खान थे, उसके बाद से जो चाय के बागान और बड़े बड़े अंग्रेजों ने लेना चालू किया, नील की खेती करवानी चालू कर दी, कॉटन की खेती करवानी इन लोगों ने चालू कर दी, ताकि उससे उनको रॉ मटेरियल भी मिलता रहे और पैसे का इन्वेस्ट भी यहां पर होता रहे। खुद टेंडर लेने लगे अलग अलग चीजों का। तो इसका मतलब भारत के ही पैसे को किस तरह से वो यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां पे लिए और उसी पैसे से पैसा बना रहे हैं और अपने अमीर होते जा रहे हैं और भारत गरीब होता जा रहा है। जिसका ऑप्शनल हिस्ट्री रहता है उसको बहुत डिटेल में और भी ज्यादा पढ़ना होता है। उसमें तो एक एक चीजें क्या है, एक एक चीजों पर पूरी एक एक लेक्चर होता है, एक एक दिन का, है ना। तो अभी फिलहाल ये इतनी चीजें हमने बताई। यह देखिए, किसी भी यूपीएससी के भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह चरण किस कब से कब तक था। यूपीएससी का एग्जाम का मतलब केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं होता है, उसमें एनडीए भी होता है, उसमें सीडीएस भी होता है, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम होता है, और भी कुछ जो जिसमें जीएस पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम्स हो सकते हैं, उसमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ पीसीएस में तो किसी भी पीसीएस में पूछा जा सकता है। ये दे देगा वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, और तीनों का अलग अलग डेट और टाइम लिखा रहेगा, यही वाला, और कहेगा मैच द फॉलोइंग। यहां से पूछा जा सकता है, सब इंस्पेक्टर में पूछा जा सकता है, पुलिस वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखकर चलिएगा। बस इससे होता क्या गया, ब्रिटेन और अमीर होता गया और भारत और गरीब होता गया। इसी को बाद में फिर दादा भाई नौरोजी ने बताया है कि भारत में किस तरह से अंग्रेजों ने लुटाई की, यहां से लूट कर लेकर गए, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। यह चीजें पूछी जाती हैं। और उनकी एक बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा। तो ये चीजें थी। फिर आगे की क्लास में यही यही चीजें आएंगी। जैसे देखिए कि फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रेलवे, रेलवे में भी ये सब चीजें आएंगी। किन चीजों को ध्यान में रखकर आगे हम लोग रेलवे का भी विकास पढ़ेंगे, और कुछ इसमें जो चीजें रहेंगी सब पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।